गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF और वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सभी भी आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड कराई जाएगी PDF के फॉर्मेट में। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने भारतीय स्थानों को जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 6 इंडियन प्लेसेस हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और ये घोषणा की है जो हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल ने। तो यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन सी साइट्स हैं। तो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ा घाट, और आपका उत्तर प्रदेश में जो रिवर फ्रंट है वाराणसी का, ये मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में, और हीरे बेंकल ये कर्नाटक में है, और टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। इन सभी को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, किसी भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने से पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में रखा जाता है 1 साल के लिए, फिर बाद में इस सूची से फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, और इस तरह की गाइडलाइन 2019 में जारी की गई थी। और अब तक भारत की जो टोटल टेंटेटिव लिस्ट जो है, इसमें 48 इंडियन साइट्स हैं। तो ये अभी टेंटेटिव हैं, ये फाइनल नहीं हुई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फ़िलहाल भारत में जो है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये टेंटेटिव की बात नहीं, और ये जो फाइनल है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को से दर्जा मिला हुआ है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हैं। और अगर हम वर्ल्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के मामले के में बात करें तो भारत 6ठे नंबर पर है, यानी वर्ल्ड में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर हैं? इटली और चाइना में, दोनों में 55-55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं 6 की 6 साइट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन द्वारा शुरू किए जाने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय चैनल का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो DD इंटरनेशनल इज़ द न्यू इंटरनेशनल चैनल टू बी लॉन्च्ड बाय दूरदर्शन। तो देखिए, जो दूरदर्शन है ये जल्द ही अपना एक नया इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा DD इंटरनेशनल। जैसे आपने नाम सुना होगा BBC वर्ल्ड, तो इसी तरह से DD इंटरनेशनल भी लॉन्च होगा। क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, कोविड के केसेस की वजह से, जो कोविड में भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है, तो उसे देखते हुए आपको पता होगा कि फॉरेन मीडिया में काफ़ी भारत की आलोचना भी हो रही है और अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है। तो इसी तरह से भारत चाहता है कि अपना अगर एक नया इंटरनेशनल चैनल हो तो उसमें हम भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत में रियलिटी क्या है, उसको दर्शाया जा सके। तो इसीलिए लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो दूरदर्शन है, इसकी पेरेंट बॉडी है प्रसार भारती। तो इसी के लिए जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि जो प्रसार भारती है ये भारत की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं प्रसार भारती के। प्रसार भारती की अगर बात करें तो CEO हैं शशि शेखर वेम्पति, और चेयरपर्सन है A सूर्य प्रकाश। 2021 एशिया कप, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, किस देश में आयोजित होने वाला था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2021 एशिया कप वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन श्रीलंका, और अब इसको जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, यानी अब इसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। लास्ट बार ये 2018 में हुआ था।
21 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो May 21 इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी टेररिज्म डे, या जिसे आप हिंदी में बोलेंगे आतंकवाद विरोधी दिवस। ये हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1991 में यानी 1991 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी। और देखिए 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इनके जब ये कैंपेन कर रहे थे वहाँ पर इलेक्शन के लिए, तो इनके पैर छूने के लिए एक लेडी, एक औरत जैसे ही झुकी, उसने अपने शरीर पर विस्फोटक लगाया हुआ था। तो तुरंत जैसे ही इनके पैर छूने के लिए झुकी वो, तो तुरंत से धमाका हुआ और इसी में इनकी हत्या हो गई थी। और उस वक्त जो वीपी सिंह गवर्नमेंट है, इन्होंने बाद में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाएंगे। और अगर हम राजीव गांधी से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए सीबीआई ऑफिसर रहे हैं के रघोथमन। तो इन्होंने ही राजीव गांधी केस को जो है इसमें जांच किया था। सीबीआई ऑफिसर थे और इनकी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था, तो याद रखिएगा। किस राज्य ने MOMA मार्केट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मणिपुर स्टेट लॉन्च द MOMA मार्केट मोबाइल ऐप। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो भी निवासी हैं वहाँ कर स्टेट के निवासी जो हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी इनके बिल्कुल डोर पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर हम मणिपुर की बात करें तो गवर्नर हैं यहाँ की नजमा हेपतुल्ला, कैपिटल है इम्फाल। फ्रेंड्स, मणिपुर से जुड़े इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए जूको वैली, ये हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि यहाँ पर आगजनी की घटना सामने आई थी। यहाँ पर आग जो है आगजनी काफ़ी हो गई थी। और ये बता दें आपको कि नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है जूको वैली, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। साथ ही मणिपुर के जो मेन फेस्टिवल्स हैं ये है डोल जात्रा, लाई हरोबा, जगोई डांस काफ़ी फेमस है यहाँ का, और रासलीला। साथ ही श्री गोवंदीज टेम्पल, शहीद मीनार, नूपी लैन जहाँ पर विमेंस वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, INA मेमोरियल मोइरांग में है ये, लोकटक लेक, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोरे, सिरोय हिल्स यहाँ पर है, इंडिया पीस मेमोरियल जिसे रेड हिल कहते हैं, ये भी मणिपुर में लोकेटेड है। साथ ही आप ये भी जान लीजिएगा संगाई डियर, ये फ्रेंड्स केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछ लिया जाता है, SSC एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये लोकटक लेक है और इसमें जो आप ये ग्रीन लैंड मास देख रहे हैं ना, ये राउंड में ग्रीन लैंड मास जो है इनको बोलते हैं फुमडीज। तो ये ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं इसमें, लेकिन कभी भी ये डूबती नहीं है इसमें। और इसी तरह की जो ये फुमडीज हैं इन्हीं पर ये है वो लेमजाओ जो नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, तो वो इसी पर लोकेटेड है और इसी नेशनल पार्क पर पाया जाता है ये संगाई डियर। साथ ही अगर हम मणिपुर से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने हाल ही में M पेंशन मणिपुर इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। और अमित शाह ने मणिपुर में थोबल डैम इसको भी इनॉग्रेट किया था। साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर जो है वन धन विकास योजना के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। ये भी हमने MCQ फॉर्मेट में कवर किए थे, तीनों ही क्वेश्चन कवर किए थे। अच्छा, जो ये M पेंशन है इसको मणिपुर हटा के इस तरह से पूछा जा सकता है कि M पेंशन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने DAP उर्वरक पर सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सब्सिडी ऑन DAP फर्टिलाइजर बाय 140%। DAP का मतलब क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो पहले ये पर बैग की अगर हम बात करें तो 500 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलता था, अब ये 1200 रुपये पर बैग के हिसाब से जो है मिलेगा। तो 140% की यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है सब्सिडी। और आपको बता दें कि 2021-22 में जो टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी देने का जो भारत का जो बजट था ये 94,305 करोड़ का था। तो अब ये जो है 79 माफ़ कीजिएगा, पहले ये 79,530 करोड़ का था और अब ये बढ़कर 94,305 करोड़ का हो गया है।
निम्नलिखित में से किसे ओला द्वारा समूह मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राकेश भारद्वाज हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बाय ओला। तो ये मैंने आपको बता दिया कि राकेश भारद्वाज को अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओला द्वारा। और ओला की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन एंड ग्रुप सीईओ हैं भविष अग्रवाल और हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर कर्नाटक में। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक। तो यहां से देखते हैं, देखिए किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, ये S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा। तो इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पर दूसरा लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है। और इसने ये भी कहा है कि जो एशिया पैसिफिक है यहाँ पर कम से कम 335 प्राइवेट इंश्योरटेक्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं। इंश्योरटेक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नाम से देखो इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी जो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी डिजिटल तरीके से या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, अपना ऑपरेशन चलाती हैं, उन्हें बोलते हैं इंश्योरटेक्स। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि चाइना और इंडिया एशिया पैसिफिक में जो आधे प्राइवेट इंश्योरटेक कंपनीज केवल चाइना और इंडिया से ही हैं। ठीक है, तो लगभग 50% चाइना और इंडिया यहाँ पर कवर करता है। साथ ही ये भी कहा है कि इंडिया में 66 इंश्योरटेक कंपनीज हैं, जो मैंने आपको बताया इंश्योरटेक कंपनीज हैं। भारत में 66 इंश्योरटेक कंपनीज हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एशिया पैसिफिक क्या है, ये पूरा रीजन ये है अपना भारत, और ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन कहलाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि एशिया पैसिफिक को क्या कहा जाए, तो केवल ऐसे इस तरह से रीजन दर्शाया गया है यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा एशिया पैसिफिक रीजन है ये। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल टी डे आर ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। तो दोनों ही दिन ये 21 मई को मनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, देखिए टी के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है 30 गोल्स हैं। तो उनमें जो गोल 1 है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करना, और आपका गोल नंबर 2 है फाइट अगेंस्ट हंगर, गोल 5 है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, और गोल 15 है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इन पांचों की पूर्ति करता है आपका टी प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जो टी इंडस्ट्री है कई लोगों को रोज़गार देती है, तो पॉवर्टी भी इससे कम होती है और हंगर की समस्या इससे दूर हो जाती है। दूसरा ये है कि इस आप देखेंगे टी सेक्टर में कई महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से टी इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड में इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और पहले नंबर पर चाइना है। तो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, ये सभी स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। किस बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IDBI बैंक लॉन्च्ड अ डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर MSME एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसके अंतर्गत ये 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑफर कर रहा है अपने लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब जो ये लोन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है इसको इसने पूरी तरह से अब डिजिटाइज कर दिया है, इसका डिजिटलीकरण आप कह सकते हैं कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो ये IDBI है ये पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1964 को। उसके बाद फिर इसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया RBI द्वारा, कब? 1 अक्टूबर 2004 को। IDBI बैंक की अगर बात करें तो चेयरमैन है MR कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं राकेश शर्मा। और आपको बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये LIC की सब्सिडरी आप कह सकते हैं IDBI बैंक को। किस एजेंसी ने केयर्न इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सेबी हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 5.25 करोड़ ऑन
केयर्न इंडिया। तो सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने केयर्न इंडिया पर जो है जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्रॉड प्रैक्टिस करते हुए इनको सेबी ने पकड़ा है। मतलब इस तरह से इन्होंने, सेबी ने इस पर कहा है कि आपने जो है स्टॉक मार्केट फ्रॉड किया है। आपको बता दें कि जो केयर्न इंडिया है ये वेदांता लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई थी और ये ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो 5.25 करोड़ का यहाँ पर जुर्माना लगाया है सेबी ने। देखिए फ्रेंड्स, तो किस लिए लगाया है? सेबी सेज दैट केयर्न एंड इट्स डायरेक्टर्स मेड द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक विदाउट एनी इंटेंट टू फुलफिल इट। अब ये बायबैक का मतलब क्या है? देखिए, कंपनी ने, मान लीजिए पहले कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं उनको ऑफर किया, तो किसी ने उसको खरीद लिए, तो जिसने खरीदे वो हो गया आप शेयर होल्डर। अब कंपनी उनको फिर से दोबारा उनको बाय करना चाहती है, यानी रीपरचेस करना चाहती है, उसी शेयर होल्डर से अपने शेयर जो है वापस रीपरचेस करना चाहती है, तो उसको बोलते हैं बायबैक। और इसके लिए जो है ये जो शेयर रीपरचेस करते हैं ये मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर जो है रीपरचेस किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बायबैक। और हाल ही में सेबी ने, आपको पता होगा कि अंबानी ब्रदर्स दोनों पर ही 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, पेनल्टी लगाई थी। एटलस वी रॉकेट ने किस देश के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एटलस वी रॉकेट लॉन्च्ड SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट फॉर USA स्पेस फोर्स। और यहाँ पर SBIRS, ठीक है, तो GEO-5 इसका मतलब है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम्स जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5। राजेंद्र सिंह जडेजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी और कोच थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राजेंद्र सिंह जडेजा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्लेयर एंड कोच ऑफ क्रिकेट। तो ये सेलेक्टर के रूप में भी काम किया इन्होंने, कोच के रूप में भी काम किया और टीम मैनेजर के रूप में भी कार्य किया है। कहाँ पर? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में, BCCI के मैच रेफरी भी रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्धमान हेल्थ स्पेशलिटीज़ को 40 मिलियन US डॉलर में अधिग्रहित किया है, यानी एक्वायर किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एक्नेम्ड हैज़ एक्वायर्ड वर्धमान हेल्थ स्पेशलिटीज़ फॉर 40 मिलियन US डॉलर। तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जो कि फार्मा सेक्टर में कार्य करती है, हेल्थ सेक्टर में कार्य करती है। इस तरह से वर्धमान हेल्थ स्पेशलिटीज़ है, ये भी हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इसको एक्वायर कर लिया है। JK दत्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस एजेंसी के महानिदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। JK दत्त हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी NSG, इसके डायरेक्टर जनरल थे ये। तो देखिए, आपको पता होगा 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था, तो इसमें कई स्थानों को टारगेट किया गया था। लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे, जैसे ताज होटल को, नरीमन हाउस को, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वहाँ पर, तो इन सभी में अटैक हुआ था। तो इसमें इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर NSG द्वारा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो इसको लॉन्च किया गया था। जो भी छुपे हुए आतंकवादी थे उनको बाहर निकालना, ये ऑपरेशन था 26/11 मुंबई अटैक से रिलेटेड, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। तो इसको हेड किया था इन्होंने और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? गोविंदा राजालू चिंतला। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? अजय त्यागी। हु इज़ द चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी? शिवा सुब्रमण्यम रमन। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ NPCI? दिलीप असबे। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन। अच्छा, इसी में ही एक एस्पिरेंट्स ने हमसे पूछा कि चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्या अंतर होता है। देखिए, चेयरमैन में तो आप देख ही सकते हैं कि लास्ट में मैन लगा है, ठीक है, तो यानी कि कोई मेल जो है इस पद पर मतलब ये पद किसी मेल द्वारा लिया गया है। किसी कंपनी का अगर चेयरमैन कोई है तो इसका मतलब वो पोजीशन मेल द्वारा एक्वायर की गई है। लेकिन अब मान लीजिए कोई फीमेल है उस
चेयरमैन के पद पर, या अध्यक्ष आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष है, ठीक है, तो आप उसके लिए चेयरपर्सन यूज़ करेंगे, तब आप चेयरमैन या चेयरवुमन काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, तब चेयरपर्सन यूज़ करते हैं। या फिर आप एक तरह से अगर ये कह सकते हैं कि हम जो है मेल जो सुपीरियरिटी है उसको नहीं दिखाना चाहते, तो आप चेयरपर्सन दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मेल है तब भी और फीमेल है तब भी, तो दोनों कंडीशन में चेयरपर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि हम उस चीज़ से हट गए हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, इस चीज़ से हम हट गए हैं। चेयरपर्सन मतलब इस पद को कोई मेल भी एक्वायर कर सकता है और कोई फीमेल भी इस पद पर हो सकती है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज वजीर एक्स? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? मोख्तार उगाने हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? Who is the chairperson of International Financial Services Central Authority IFSCA? और फ्रेंड्स ये पांचों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। साथ ही पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रोवाइड कराइए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।